वेरी वॉर्म वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज 22 मई 2020 है, दिन है फ्राइडे। हमारे टेबल के ऊपर हैं टोटल 7 इंपॉर्टेंट आइटम्स। एक बिल पास किया है यूएसए की सेनेट ने, तो इसको देखेंगे। जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस के बारे में बात करेंगे। एमएसएमई और गवर्नमेंट का जो पेंडिंग पेमेंट है ये आज हमारे टेबल के ऊपर है। फिर रघुराम राजन साहब ने माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर, इकोनॉमी को लेकर अपने कुछ पॉइंट्स, अपना ओपिनियन जो है वो सामने रखा है। फ्लाइट टिकट प्राइसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स में फर्स्ट पेज के ऊपर आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट, हम कई बार बात करते हैं, अब करंट अकाउंट सरप्लस होने वाला है, लेकिन दिस इज नॉट गोइंग टू बी हेल्थी। और लास्ट में लोकस्ट्स के बारे में बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू के बेस्ट फैकल्टीज, भारत के बेस्ट फैकल्टीज ने मिलकर सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए एक स्मार्ट कोर्स डिजाइन किया है। इस स्मार्ट कोर्स के ऊपर ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आपकी स्क्रीन के ऊपर दो ऑप्शंस हैं। 31 मई तक हम ये चीज आपको ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद 1 जून से ईएमआई का जो ऑप्शन है वो थोड़ा जो उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो इफ़ यू वांट टू मेक द मोस्ट आउट, अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो 31 में इसकी लास्ट डेट है। थोड़े दिन हमने एक्सटेंड कर दिए हैं, तो 20th वाला जो एक ऑफर था, दिस इज एक्सटेंडेड टू 31 में। लेक्चर की पीडीएफ आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड ऑन माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता है देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। द होल्डिंग फॉरेन कंपनीज अकाउंटेबल एक्ट, यूएसए की जो सेनेट है उन्होंने एक बिल को पास किया है, एक लेजिस्लेशन को पास किया है। और ये जो बिल है उसमें ये है बेसिकली कि बाहर की, फॉरेन की जो कोई कंपनीज हैं वो यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अगर वो लिस्टेड हैं तो उनको यूएसए के जो ऑडिट्स और रेगुलेशंस के स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर पिछले 3 सालों से उन्होंने इस चीज़ को 3 साल इन द रो, इन द सेंस कि 1 साल उसके बाद का जो नेक्स्ट इमीडिएट ईयर है, उसके बाद का जो नेक्स्ट इमीडिएट ईयर है, तो इस प्रकार से 3 सालों तक अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया है तो आपकी जो जो कंपनी है, उनके जो शेयर्स हैं, जो लिस्टेड कंपनी है यूएसए में, यूएसए की एक्सचेंज में आपने जो शेयर्स लिस्ट किए हैं तो वो वहाँ से निकाले जाएंगे। अब ये लॉ बन नहीं गया है, अब यूएसए की सेनेट ने इसको पास किया है, तो अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा। उसके बाद अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर साइन करते हैं तब ये एक लॉ बन जाएगा। लेकिन लगता है कि बेसिकली ये जो है फॉरेन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पर खास करके चाइनीज़ कंपनीज जो हैं उनको टारगेट करते हुए, डायरेक्टली ओपनली नहीं बताया है, लेकिन चाइनीज़ कंपनीज जो हैं उनको ही टारगेट करते हुए ये लॉ जो है उन्होंने बनाया है। तो ये एक छोटी सी येट इंपॉर्टेंट खबर थी। फिर जीएसटी कॉम्पनसेशन के बारे में बात करें, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस के बारे में बात करें, तो गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल जो है वो बेसिकली एक इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकती हैं। आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट्स पैसे बोरो करेगी बैंक से, आरबीआई से या फिर कोई दूसरी जगह से, मार्केट में से। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मार्केट में से पैसे बोरो करेगी। तो इसी प्रकार से जीएसटी काउंसिल जो है वो भी शायद आने वाले टाइम में, ऐसा अभी फिलहाल सोचा जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल भी मार्केट में से पैसे जो है वो बोरो कर सकती हैं। अब इसका डिसीजन जो है वो जीएसटी काउंसिल लेगी। एज यू ऑल नो डियर फ्रेंड्स कि जीएसटी काउंसिल जो है उसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें है, तो मिलकर डिसीजन लेंगे। और ये पैसे बोरो करने की बात क्यों चल रही है, क्योंकि जीएसटी को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस टाइम पर एक गारंटी दी गई थी। गारंटी ये थी कि 2016 में जो भी इनकम थी स्टेट्स की, लेट्स से समझने के लिए जितने भी स्टेट्स है, सारे स्टेट्स की इनकम को मिलाकर रेवेन्यू की, जो उनकी इनकमिंग रेवेन्यू है उसकी कीमत लेट्स से 100 रुपीज़ थी 2016 के बेस ईयर को ध्यान में रखते हुए। तो हर साल इसमें 14% ऐड होते जाने चाहिए और ये 5 सालों तक इसकी गारंटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतने पैसे हैं नहीं, तो अब ये सोचा जा रहा है कि मार्केट में से पैसे बोरो करके स्टेट्स को ये पैसे जो हैं वो दिए जाएंगे। और ये पैसे जो है वो रीपे कौन करेगा? ये पैसे जो है वो जीएसटी काउंसिल ही रीपे करेगी। इसके लिए सेस जो है वो कलेक्ट किया जाएगा और इस सेस में से जो भी पैसे मिलेंगे उस पैसों से फिर धीरे धीरे करके ये पैसे जो भी मार्केट में से बोरो किए जाएंगे तो उनको वापस इस प्रकार से पे किया जाएगा। एक और ऑप्शन सामने आया था। ऑप्शन ये था कि बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जिनके टैक्स स्लैब को चेंज कर दे। फॉर एग्जांपल समझने के लिए कि अगर लेट्स से कोई XYZ प्रोडक्ट है
तो ये XYZ प्रोडक्ट अगर आपने 12% स्लैब में रखी है तो इसको आप 18% में डाल दीजिए या फिर 28% में डाल दीजिए। तो इसके ऊपर ज़्यादा टैक्स बढ़ा देने से गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे या फिर GST काउंसिल को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये भी एक ऑप्शन था, लेकिन जिस प्रकार से कोविड-19 की इम्पैक्ट हुई है इकोनॉमी के ऊपर, तो दिस इज़ नॉट ए वायबल ऑप्शन, ये फिजिबल ऑप्शन नहीं है। इससे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो ड्रॉप हो जाएगी, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो 48,000 करोड़ रुपीस का डेफिसिट है, तो इसके ऊपर एक एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। 48,000 करोड़ रुपीस का डेफिसिट हो चुका है और ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिसंबर से लेकर मार्च 2020 का जो पीरियड है, 20 फाइनेंशियल ईयर 20 का दिसंबर टू मार्च का जो पीरियड है, तो ये पीरियड का जो कॉम्पनसेशन फंड स्टेट गवर्नमेंट्स को देना चाहिए वो भी फिलहाल नहीं दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि टोटल जो इसका एस्टिमेट है, ड्यूज जो टोटल है वो है 55,000 करोड़ रुपीस। ये दिसंबर टू मार्च की बात कर रहे हैं हम। तो ऑलरेडी इतना पैसा ऑलरेडी पे करना है और जो सरप्लस है फंड जो है वो सिर्फ 7,000 करोड़ रुपीस जितने कुछ पड़े हुए हैं, तो इससे कुछ इतना ज़्यादा पैसा मीन्स इससे कोई इतना डिफरेंस जो है वो नहीं आएगा। अब कुछ स्टेट्स ने ये सुझाव दिया, कुछ स्टेट्स ने ये डिमांड की कि कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया में से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसे दे दे, लेकिन GST में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि अगर कॉम्पनसेशन नहीं आया, मीन्स कॉम्पनसेशन इनफ नहीं है, तो आप कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया में से देंगे। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने खुद के जो दूसरे एक्सपेंडिचर हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे कट करने पड़ेंगे अगर आपने इसमें से पैसे दिए हैं तो। और लॉ की बात करें तो GST लॉ में ये बात है कि अगर कोई ऐसी चीज़ हुई, कॉम्पनसेशन सेस फंड को लेकर कोई शॉर्टफॉल हुआ, तो फिर GST लॉ जो है उसमें क्लियर है कि GST काउंसिल जो है वो इसका रास्ता निकालेगी। रेमेडियल मेजर्स जो है वो GST काउंसिल निकालेगी, नॉट कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया में से पैसे जो हैं वो नहीं लिए जाएंगे, या फिर ऐसी कोई उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। तो हो सकता है कि बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर सेस जो है वो ऐड किया जाए, और सेस यानी कि एक प्रकार का टैक्स के ऊपर एक छोटा सा आप टैक्स लगाते हैं। सेस जो है वो थोड़ा टेक्निकली टैक्स नहीं है, लेकिन टैक्स के ऊपर एक सेस लगता है। तो लग्जरी और सिन गुड्स जो हैं उनके ऊपर सेस लगाया जाता है। तो ये एक ऑप्शन जो है इसके ऊपर सोच रही है GST काउंसिल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, MSME गवर्नमेंट पेमेंट। अब एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो MSMEs को लोन देने के बारे में सोच रही है और इनफैक्ट सोच लिया है, और दूसरी तरफ MSMEs का कहना यह है कि 63.3 मिलियन जितनी MSMEs जो हैं उनको सपोर्ट करने के बारे में आप छोड़ दीजिए। आपको जो 450 MSMEs को पैसे जो देने हैं, जो पेमेंट आपका डिले किया गया है, मीन्स गवर्नमेंट जो है उनको 1,819 करोड़ रुपीज़ 450 जितनी MSMEs को पे करने हैं। तो ये जो डिले है पेमेंट का, इसको आप क्लियर कर दीजिए। दिस विल बी मोर देन इनफ फॉर दिस MSMEs, राइट। इनको फिर पैसे मिलेंगे तो ये अपनी जो दूसरी MSMEs से जो उन्होंने चीज़ें खरीदी हैं उनके सप्लायर को पेमेंट कर पाएंगे। तो एक पूरी चेन जो है वो एक्टिव हो जाएगी। इसी के साथ MSME सेक्टर की ये भी डिमांड है कि गवर्नमेंट को लोन, मीन्स जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया था कि डिमांड अगर नहीं है तो फिर प्रोडक्शन करने की क्या आवश्यकता है, तो फिर आप लोन क्यों लेंगे। तो सेम प्रश्न यहाँ पर भी है कि MSME सेक्टर जो है उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि सैलरीज, वेजेस और इसी के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल और दूसरे जो कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं तो उसको गवर्नमेंट कवर कर दे, उसको लेकर गवर्नमेंट कुछ कॉम्पनसेट करे। लोन की आवश्यकता जो है वो MSMEs को नहीं है। यहाँ पर मुकेश मोहन गुप्ता है, प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ इंडियन MSMEs के। उनका कहना यह है, ही डिस्क्राइब्ड द अनाउंसमेंट ऑफ क्लियरिंग ऑफ डिलेड पेमेंट्स एज बिगर देन एनी ऑफ द लोन अनाउंसमेंट। उनका कहना यह है कि आप ये पेमेंट अगर कर देंगे दैट विल बी बिगर अनाउंसमेंट। जो लोन का अनाउंसमेंट किया है तो उस लोन के अनाउंसमेंट से तो बेटर है कि आप जो डिलेड जो पेमेंट पेंडिंग है उसको आप क्लियर कर दीजिए। इसी के साथ एक और चीज़ ये है डियर फ्रेंड्स के गवर्नमेंट मीन्स MSMEs जो हैं उनका ये भी मीन्स कहना है कि गवर्नमेंट जो हैं वो उनके डिलेड मीन्स जो पेंडिंग है वो क्लियर कर दीजिए और कॉम्पनसेट कीजिए। दिस इज़ व्हाट दे नीड, वरना बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो बंद हो जाएंगे, ऐसा इस आर्टिकल में हमें पढ़ने को मिलता है। फिर रघुराम राजन साहब जो हमारे फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के
गवर्नर रह चुके हैं, इसके अलावा वो चीफ इकोनॉमिस्ट भी थे आईएमएफ के। तो उन्होंने ये बताया है कि ये जो 20.9 लाख करोड़ रुपीस का जो स्टिमुलस जो है ये इनएडिक्वेट है। इससे इकोनॉमी जो है, जो एक इकोनॉमी हमारी बहुत एक एक प्रॉब्लम में फंस चुकी है हमारी इकोनॉमी बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, तो ये इकोनॉमी जो है वो रिकवर नहीं कर पाएगी विद दिस 20.9 लाख करोड़ स्टिमुलस। और ये स्टिमुलस में भी आप जानते हैं कि इतने पैसे मार्केट में इंजेक्ट नहीं किए जा रहे हैं, लोन गारंटीज और ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन साहब ने यह भी बताया कि जो गरीब लोग हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, उनको आप सिर्फ फ्री फूड ग्रेन्स देंगे तो ये पर्याप्त नहीं होगा। उनको मिल्क, वेजिटेबल्स, कुकिंग ऑयल, उनका रेंट, ये सारी चीज़ें भी आपको पेमेंट करनी चाहिए। और मैं याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ टाइम पहले जब हम इस माइग्रेंट इश्यू के बारे में बात कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था, राइट, या तो आप उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कीजिए, अगर ये नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उनको थाली प्रोवाइड कीजिए, यानी कि एक कुक्ड मील जो है वो आप डायरेक्टली उनको प्रोवाइड कर दीजिए। लेकिन शेल्टर यानी कि रहने की जगह जो है वो तो हमें डेफिनेटली उनको प्रोवाइड, हर एक व्यक्ति का ये अधिकार भी है। तो ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो सरकार को प्रोवाइड करने के बारे में सोचना ही चाहिए। पूरी दुनिया जो है वो एक ग्रेट इकोनॉमिक इमरजेंसी में फंसी हुई है और पैकेज के कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं, ऐसा भी बताया रघुराम राजन साहब ने। लेकिन उनका सुझाव ये भी है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है इसको हैंडल नहीं कर पाएगी। आपको जो अपोजिशन है, फॉर एग्जांपल कांग्रेस हैं, दूसरी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसमें भी कुछ बहुत सारे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं। फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी विचारधारा, फॉर एग्जांपल आइडियोलॉजी बीजेपी के साथ ना मिलती जुलती हो, लेकिन वो टैलेंटेड लोग हैं, उनके पास ये इस प्रकार की चीज़ों को हैंडल करने की एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस है। तो उन लोगों को भी ऑन बोर्ड लाना चाहिए। सिर्फ पीएमओ इसके बारे में सोचता रहा तो हमें होलिस्टिक इसका सॉल्यूशन जो है वो नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में उन्होंने बताया कि इसको पुश करने की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर होगा तो लोगों को, खास करके मजदूरों को, काफ़ी सारी जॉब्स मिलेगी। फिर बात करते हैं फ़्लाइट टिकट प्राइसेस के बारे में। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर एक न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज के ऊपर आपको देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट की है, अगस्त के एंड तक यही प्राइस ब्रैकेट को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। इसके बाहर जो है वो एयरलाइंस नहीं जा पाएगी। हमारे जो हरदीप सिंह पुरी साहब है, कल मैंने आपको इसको लेकर एक प्रश्न पूछा था, इसलिए तो उन्होंने बताया कि जो फ्लाइट्स हैं अप टू 40 मिनट्स और मैक्सिमम 210 मिनट्स की जो फ्लाइट्स हैं, तो अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग रेट होंगे। फॉर एग्जांपल अप टू 40 मिनट्स की फ्लाइट है तो इसकी मिनिमम टिकट प्राइस होगी 2000, मैक्सिमम जो है वो 6000 होगी। 60 टू 40 मिनट्स की फ़्लाइट है तो 2500 मिनिमम, मैक्सिमम जो है वो 7500 होगी। तो इस प्रकार से मैक्सिमम 180 से लेकर 210 मिनट्स की कोई फ़्लाइट है तो उसकी कीमत 6500 से लेकर 18600 की हो सकती है। ये चीज़, ये डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर जो है दुनिया के, बेगपारन, देश के अलग अलग कोनों में फंसे हुए होंगे, तो वो अब जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहेंगे। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वाया फ्लाइट जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं, तो इनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। और इसी के साथ साथ एक कंसल्टेशन मीन्स, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था और इस इंटरव्यू में ये पॉइंट सामने आया कि ये 2 महीने ऐसे ही नहीं गए, कुछ लगभग 2 महीनों तक फ़्लाइट जो है वो बंद हो गई। आई थिंक लास्ट फ्लाइट जो है वो 24 मार्च को उड़ी थी। तो तब से लगभग आज तक बहुत सारी डिस्कशन और कंसल्टेशन हुआ है और ये सारे कंसल्टेशन करने के बाद ही ये एक एवरेज निकाली गई है। तो इसमें जो फ़्लाइट्स हैं उनके बारे में भी या फिर एयरलाइंस के बारे में भी सोचा गया है और जो पैसेंजर्स हैं उनके हित के बारे में भी सोचा गया है। तो एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है सरकार ने यहाँ पर। नए रूल्स आप देख लीजिए कि आपको जो चेकिंग के लिए 2 घंटे पहले जाना होगा, फिर ओनली वेब चेकिंग हो सकता है। आपको गन से चेक किया जाएगा, दिस टेम्परेचर गन से चेक किया जाएगा। फिर आपका एक बैगेज और दिस आर दिस टाइनी थिंग्स, राइट। मेन थिंग जो है वो ये है कि आपको प्रोटेक्टिव गेयर पहनना है और आपके आरोग्य सेतु ऐप में ग्रीन होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें, आपको कोई रिफ़्रेशमेंट और ये सारी चीज़ें सर्व नहीं की जाएगी। और मिडिल सीट्स जो एम्प्टी करने की बात है वो भी नहीं है, क्योंकि 2 सीट्स अगर हैं, राइट, मान लीजिए कि ये एक सीट है, आयल के पास की सीट है और यहाँ पर विंडो सीट है और यहाँ पर आपने बीच में एक सीट एम्प्टी कर मीन्स खाली रखी, तो इससे कोई सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स जो हैं वो फॉलो नहीं होंगे। मीन्स 1-2 मीटर का जो फासला रखना है ये नहीं हो पाएगा। तो लोग जो हैं वो अपने खुद ख्याल रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें
तो सारी चीज़ें हैं वो ठीक हो सकती हैं। एक क्वारंटीनिंग को लेकर इश्यू हैं कि कुछ स्टेट्स हैं, तो फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का कहना ये है कि हमारे पास क्वारंटीनिंग की फैसिलिटी नहीं है। फिर लेट्स से गुजरात के जो अहमदाबाद है, तो वहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं, तो अहमदाबाद से कोई व्यक्ति महाराष्ट्र आएगा तो फिर उनको क्या क्वारंटीन किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, तो ये सारे इश्यूज भी अभी हैं जिसके ऊपर और ज़्यादा क्लैरिटी की आवश्यकता है। एक और चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, राइट, वो ये है कि द रूल मैंडेट्स दैट एयरलाइंस हैव टू सेल 40% ऑफ देयर टोटल सीट्स एट प्राइस बिलो द मीडियन ऑफ द अपर एंड लोअर लिमिट। तो ये जो 2000 और 6000 वाली टिकट हैं, तो इसकी लेट्स से एक एवरेज जो है समझने के लिए है, लेट्स से आपकी 100 टिकट्स हैं, 100 सीट्स अवेलेबल हैं, और जो मैक्सिमम मिनिमम में एक बीच का अगर आप निकालें तो लेट्स से 3500 जितनी आपकी एक मीडियन निकलता है इसका, तो 40 टिकट्स जो हैं वो आपको 3500 मैक्सिमम इतने तक आपको, मीन्स इससे ज़्यादा नहीं, 40 टिकट्स 40% जितनी आपकी जो टिकट्स हैं वो आपको इतने पैसे या फिर उससे कम में बेचनी पड़ेगी। बाकी की जो टिकट है उसमें जो भी आप लगाना चाहे वो रेट मैक्सिमम जितना जो है वो भी लगा सकते हैं। तो ऐसी एक कंडीशन रखी है सरकार ने। करंट अकाउंट सरप्लस, अब करंट अकाउंट डेफिसिट तो आपने सुना है, करंट अकाउंट डेफिसिट और सरप्लस का मतलब यही है कि इनकमिंग मनी से ज़्यादा आउटगोइंग मनी जब हैं तो इसको कहते हैं डेफिसिट, राइट, माइनस में आपका खाता चल रहा है, और इनकमिंग ज़्यादा है और आउटगोइंग कम है तो आप सरप्लस में होंगे, पॉजिटिव में होंगे। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत सालों के बाद पहली बार अब हमारा जो देश का करंट अकाउंट है वो सरप्लस में जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, क्रूड ऑयल की डिमांड कम हुई है तो इसका इंपोर्ट कम हुआ है, फिर बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से करंट अकाउंट जो है वो लगभग 19 से 20 बिलियन डॉलर जो है वो सरप्लस में रहेगा। ये कोई पॉजिटिव बात नहीं है, पॉजिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हमने ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट की होती और कम चीज़ें इंपोर्ट की होती तो ये अगर ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव आता तो वो एक अच्छी बात होती, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिकल सिचुएशन डाउन चल रही है तो इसीलिए हम बहुत कम चीज़ें मंगवा रहे हैं और बहुत कम चीज़ें बेच पा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्रूड ऑयल और ये सारी चीज़ें अभी बैक टू नॉर्मल जैसे चीज़ें होगी तो ये वापस माइनस में आ जाएगा, राइट, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। फिर लोकस्ट्स की बात करें तो इससे पहले मैंने एक स्पेशल टॉपिक के तौर पर आपके साथ इस चीज़ के बारे में डिस्कशन की थी, आपको याद दिलाना चाहूँगा कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सऊदी अरेबिया और इन सारी जगहों का एम्प्टी क्वार्टर हैं तो वहाँ पर कैसे लोकस्ट जो हैं वो स्वॉम्स यानी कि एक बड़े झुंड में उड़ने लगे। तो पाकिस्तान, फिर हमारे जो राज्य हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तो ये सारे राज्यों में तबाही मचा सकता है ये लोकस्ट का स्वॉम यानी कि इनका एक झुंड जो हैं। और राजस्थान की बात करें तो 33 में से 16 जितने डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहाँ पर इसका कहर जो है वो हमें देखने को मिला। वैसे भारत जो है वो काफ़ी कैपेबल कंट्री है, इसको हैंडल करने में हमारे पास केमिकल्स और ये सारी चीज़ें भी हैं, तो इसका छिड़काव जो है वो किया जाएगा। बहुत सारी कंपनीज़ के साथ बातचीत भी चल रही है कि ड्रोन्स के माध्यम से इसका छिड़काव किया जाए, तो वो भी आने वाले टाइम में होगा, तो दैट्स नॉट ए बिग इश्यू। लेकिन सिर्फ हमारे यहाँ पर छिड़काव से कुछ नहीं होगा। व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू हेल्प अदर कंट्रीज, सोमालिया और जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले कंट्री हैं इनकी, क्योंकि ये सारे जो लोकस्ट हैं वो वहाँ पर अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करके फिर हमारे देश तक पहुँचते हैं। और इसके साथ किसानों को भी हमें इंश्योरेंस और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा कि जिनका नुकसान होगा तो उनको राइट कॉम्पनसेशन मिले। दैट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।